So the question says the value of root of 11 plus 2 root 18. So जब भी आपके पास रूट के अंदर अंडर रूट का एक्सप्रेशन ऐसा है, सो हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा इसको अंदर जो रूट के अंदर वैल्यू है उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में आपको कन्वर्ट करना है। सो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब इसको अगर हम इससे कंपेयर करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से कंपेयर करें, सो ab की वैल्यू हमारी आनी चाहिए रूट 18 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारी आनी चाहिए 11। ठीक है, ये कैसे आएगी, हमें 9 और 2 दो नंबर्स दिख रहे हैं, अगर हम रूट 9 इंटू रूट 2 करेंगे तो हमारा रूट 18 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम रूट 9 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 11 आ जाएगा। तो इसलिए हमारा ये जो एक्सप्रेशन है पूरा ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, सो ये बाहर निकल के आएगा रूट 9 प्लस रूट 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 प्लस रूट 2। अब रूट 2 की वैल्यू सबको पता होनी चाहिए, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41, रूट 3 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1.73। सो ये दो तीन वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। रूट 5 की क्या होती है 2.2 समथिंग होती है। सो ये आपका होगा 3 पॉइंट प्लस 1.41 समथिंग। सो ये वैल्यू होगी 4.41 के आसपास। कौन सा ऑप्शन है, क्लोजेस्ट की बात कर रहे हैं, इसने अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछ रहा है हमसे, हमसे बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आपसे नहीं निकलवा रहा। सो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 4.4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये अच्छा था, इसमें बस आपको थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आपने पहले करे हुए पास्ट में तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, टाइम वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन सेज इफ 3x minus 1 whole cube plus 4x minus 3 whole cube plus 2x plus 1 whole cube is equal to 3 into this into this into this and x is not equal to 1 by 3, then x is equal to। सो इस क्वेश्चन को देख के ये आइडेंटिटी याद आ गई होगी आपको, ये इसको a मान लो, इसको b मान लें, इसको c मान लें, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3। ये भी a है, ये b है, ये c है, इज इक्वल टू 3abc। अब ये आइडेंटिटी आपने हजारों बार पढ़ी हुई है। ठीक है, आपको पता है क्या, आपने पढ़ा हुआ है कि इफ abc इज इक्वल a प्लस b प्लस c अगर जीरो होता है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc जीरो होता है। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है, लेकिन आपको इसकी एक्सपेंशन पता है इस पूरे फॉर्मूले की। ये जो आपने रिजल्ट याद किया हुआ है, ये आपने आधा रिजल्ट याद किया हुआ है, पूरा अगर मैं इसकी एक्सपेंशन बात करूं इसकी, सो पूरा आपका एक्सपेंशन होती है इसकी हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, सो आपकी जो एक्चुअल कंडीशन क्या होती है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, देन आप कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो आपका 3abc के इक्वल होता है। ये आपकी पूरी कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आपने बस यही पार्ट आपको जनरली याद रहता है, लेकिन अगर आपने पूरी एक्सपेंशन इसकी पढ़ी हुई हो तो आपको हमेशा याद रहेगा कि या तो ये वाला पार्ट जीरो होगा या फिर ये वाला पार्ट जीरो होगा। सो इस वाले पार्ट में जब जीरो पुट करेंगे इसको इक्वल को, सो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी मिल जाएगा आपको। सो वही चीज हमें यूज करनी है इसमें, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। सो पहली कंडीशन क्या कहेगी, 3x माइनस 1, ये a है ये b है, सो इन दोनों को इक्वल करूंगा तो ये आएगा 4x माइनस 3 के इक्वल। सिमिलरली b और c को इक्वल जब मैं करूंगा सो मेरे पास आएगा 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, और यहाँ से जब मैं कैलकुलेट करूंगा सो यहाँ से भी x की वैल्यू निकलकर आपकी 2 आएगी, यानी कि x की वैल्यू 2 होगी, ऑप्शन बी। अब आप अगर दूसरी कंडीशन लगाते इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब 3x माइनस 1 ये आपका a है, b है आपका 4x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 1, ये अगर आपका 0 है और इसको आप निकाल दे तो ये आता है आपका माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया, 9x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू आपकी आती है 1/3 और क्वेश्चन में दे रखा है x इज नॉट इक्वल टू 1/3। ठीक है, सब देख के घबरा भी सकते थे इस क्वेश्चन को कि यार हमारा तो 1/3 आ रहा है, लेकिन आपको दूसरी कंडीशन नहीं पता है इसलिए आपको लग रहा है कि x 1/3 ही हो सकता है, और क्वेश्चन में साफ बोल रखा है 1/3 के इक्वल नहीं है। सो आपको
थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स और थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि आइडेंटिटीज हमें सिर्फ याद नहीं करनी है टू पास इन द एग्जाम, हमें उनका बेसिक पता होना चाहिए कि वो आइडेंटिटीज के क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं, कौन कौन से रिजल्ट से आइडेंटिटीज बनती है। ठीक है, आई होप द क्वेश्चन वाज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question says, in triangle ABC, O is the centroid and AD, BE and CF are three medians and the area of triangle AOE is 15 hertz। पहले तो triangle बना लेते हैं। ये हमारा ABC triangle बन गया। अब इसके मीडियंस हमने ड्रॉ करे हैं, ये AD, ये हमारा BE और ये हमारा CF। ठीक है, और सेंट्रॉइड हमें O दे रखा है एंड द एरिया ऑफ AOE, मतलब इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो हमें दे रखा है 15। ठीक है, सो देन द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल BDOF। अब आपको पता है कि अगर आप सारे मीडियंस को जोड़ देंगे सो ये सारे ट्रायंगल्स, आपके जो 6 ट्रायंगल्स है, इन सबका इक्वल एरिया होता है। ठीक है, सारे ट्रायंगल्स का एरिया 15 होगा, इसका भी 15, इसका भी 15, इसका भी 15, सबका 15 होगा। तो इसने किसका पूछा है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BDOF। BDOF आपका कौन सा हुआ, BDOF, BDOF हुआ आपका ये वाला। ठीक है, सो इसमें 15 + 15 30, तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी था, बस ये इस वाले क्वेश्चन में इतना ये सबको अटेम्प्ट करना चाहिए था आई गेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question says, consider the following statements. If a sum of money is lent at simple interest, then पहली statement दे रखी है, money gets doubled in 5 years if the rate of interest is 16.66%। अब एक बात देखिए, 16.66% का मीनिंग क्या होता है, 1/6। अब अगर आप उसको सिर्फ 5 साल के लिए लगा रहे हैं तो अमाउंट तो सिर्फ 5/6 मिलेगा हमें। अगर यही पे यहाँ पे 5 की जगह 6 इयर्स होता तो ये अमाउंट 1/6 इंटरेस्ट मिलके ये 1 अमाउंट बन जाता, मतलब पूरा इंटरेस्ट जो है वो आपका वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाता। तो अगर ये 5 की जगह 6 होता तो पहली स्टेटमेंट ट्रू होती, तो पहली स्टेटमेंट तो मेरी फॉल्स हो गई। दूसरी स्टेटमेंट है, मनी गेट्स डबल्ड इन 5 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%। अब 20% का मीनिंग है 1/5, हर साल आपका इंटरेस्ट आपको 1/5 मिलेगा पी का। पी का है आपका प्रिंसिपल। अब आप इसको 5 साल के लिए लगाएंगे तो आपको इंटरेस्ट प्रिंसिपल के इक्वल हो जाएगा, मतलब आपका जो भी आपका इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल जो है वो आपका डबल हो जाएगा। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 20% से आपको, और अगर वो 5 साल के लिए इन्वेस्टेड है, सो ये वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो गई। सो सेकंड स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, मनी बिकम्स 4 times in 10 years if it gets doubled in 5 years। मतलब अगर 5 years में इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल जितना मिल रहा है, सो अगर आप उसको 10 साल लगाएंगे तो 2p हो जाएगा। नहीं, ये वाली स्टेटमेंट तब करेक्ट होती अगर ये आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे होते। जो स्टेटमेंट 3 है आपकी, ये आपकी ट्रू इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये आपकी सिंपल इंटरेस्ट में ट्रू नहीं होती है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में आपको सिर्फ, जैसे अगर 5 साल में वो 2p हुई है, सो 10 साल में वो क्या होगी, वो 3p होगी। 15 ईयर्स में वो क्या होगा, वो 4p होगा। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट में चलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपकी कंपाउंडिंग होती है, मतलब अगर आपके 5 साल में आपका 2p हुआ है प्रिंसिपल, तो 10 ईयर में आपका 4p हो जाएगा, 15 ईयर में आपका 8p हो जाएगा। वो मल्टीप्लाई होता रहता है *2 * 2। लेकिन यहाँ पे आपका क्या चल रहा है, AP चल रही है। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपकी AP चलती है, और आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP चलती है। ठीक है, आई होप आई मेड द क्वेश्चन क्लियर टू यू। So let's move to the next question. A bookseller sells a book at a profit of 10%. And if he had bought it at 4% less and sold it for 6 rupees more, he would have gained 18.75%. The cost price of the book is. ठीक है, सो पहले मान लेते CP हमारा 100 था, सो प्रॉफिट इसने 10% बोला है, 100x था, तो SP हमारा क्या हो जाएगा, 110x। अब उसने बोला है इफ ही हैड बॉट इट एट 4% लेस, मतलब जो हमारा न्यू CP है, न्यू CP जो है CP1 बोल देते हैं, अगर ये 96x होता, 4% लेस होता,
और अगर वो उसको 6 रुपए ज्यादा बेचता सो उसको प्रॉफिट होता है 18.75% का। अब 18.75% क्या होता है? 18 पॉइंट, अगर आप लोगों को बेसिक परसेंटेज का चैप्टर आपने जहां से भी स्टडी करा है, सो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि 6.25% आपका 1/16 होता है। ठीक है, कुछ बेसिक फ्रैक्शंस कन्वर्जन आपको बिल्कुल टिप्स में होनी चाहिए। 1/15 क्या होता है आपका? 6 2/3% या 6.67%। 1/16 होता है आपका 6 1/4% या फिर 6.25%। सो 18.75% इसका थर्ड मल्टीपल है, यानी कि 18.75% किसके इक्वल हुआ? 3.16 3/16 के इक्वल हुआ 18.75%। सो हमें यही निकालना है 96x का 3/16। सो 96x का 3/16 हम करेंगे तो ये आएगा 6x इंटू 3 18x। सो प्रॉफिट हमारा इस केस में होगा 18x का। सो SP1 जो न्यू SP है वो 96x प्लस 18x आएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? 114x। सो अब क्वेश्चन में यही दे रखा है कि 6 रुपीज मोर के लिए अगर बेचा होता, यानी कि 110x और 114x इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 6 रुपीज। सो 114x माइनस 110x इज इक्वल टू 6 रुपीज। सो 4x आपका किसके इक्वल आ गया? 6 के। x आपका 3/2 के इक्वल आ गया। सो पूछा है कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। कॉस्ट प्राइस हमने 100x अज्यूम करा था। सो 100 इंटू 3/2 विल बी योर आंसर विच इज 150 रुपीज। सो 150 रुपीज आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगेन इजी क्वेश्चन, अगर आप इजी क्वेश्चन छाटने में निकलेंगे तो आप जरूर स्कैनिंग के थ्रू आपको जरूर क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना था, बशर्ते आपको ये वाली कन्वर्जन इजीली पता हो, नहीं तो आप 18.75% को कन्वर्ट करने में टाइम बिल्कुल लगाएंगे और आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो बेसिक कन्वर्जन्स आपको बिल्कुल आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्वेश्चन 16 says व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हमें सारे एक्सप्रेशंस को मैं सिंप्लीफाई करके लिखता जा रहा हूँ। न्यूमरेटर में आपका 1 प्लस 2 cot स्क्वायर 90, cot 90 माइनस एक्स क्या होता है आपका 10x। सो इसको लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस 2 tan स्क्वायर x माइनस 2 कोसेक 90 माइनस एक्स क्या होता है आपका sec x, और आपका cot 90 माइनस एक्स क्या होता है आपका 10x। ये तो आपका न्यूमरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर में आएंगे तो डिनोमिनेटर में आपका है cosec 90 माइनस एक्स विच इज अगेन sec x, और cot 90 माइनस एक्स आपका होता है 10x। तो ऊपर अगर देखो आप तो ऊपर 2 sec x 10x हो रहा है और यहाँ पे 1 प्लस 2 tan स्क्वायर x हो रहा है। सो दिमाग की बत्ती आपकी एकदम जलनी चाहिए कि ये तो यार x प्लस वाई की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। कैसे बनाएंगे इसको? अब इसको एक बार तो आप tan स्क्वायर x को ऐसे अलग लिख देंगे और एक जो बचा हुआ tan स्क्वायर x है उसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, सो ये वाला जो फिगर है ये क्या बन जाएगा आपका? ये sec स्क्वायर x बन जाएगा ना आपका 2 sec x 10x अपॉन आपका नीचे तो sec x माइनस 10x चल ही रहा है। ठीक है, अब इसको अब मैं जब लिखूंगा इसको सो ये बन जाएगा आपका sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x माइनस 2 sec x 10x अपॉन आपका आ जाएगा sec x माइनस 10x। सो ये आपकी आइडेंटिटी ऊपर क्या बन जाएगी? sec x माइनस 10x का होल स्क्वायर, sec x माइनस 10x का होल स्क्वायर, और नीचे आपका बनेगा sec x माइनस 10x। सो उससे आप कैंसिल करेंगे, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा sec x माइनस 10x विच इज ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, बस ऑब्जर्वेशन का खेल था इसमें, देखना था आपको आइडेंटिटी कहाँ पे बन रही है। ये क्वेश्चन बिल्कुल करना चाहिए था, बिल्कुल अटेम्प्ट करना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिट डिजिट से रिलेटेड है। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 2 रेज टू द पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5। ठीक है, अब ये क्वेश्चन लगने में आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन हार्डली आपका 45 सेकंड्स का है। यस, हार्डली 45 सेकंड्स का है। कैसे? 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5। ठीक है, अब अगर हम इसको करना चाहते हैं तो यूनिट डिजिट निकालनी है तो 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 4। मतलब हर फोर्थ पावर के बाद 2 का पैटर्न रिपीट होने लगता है। सो हमें बस यही देखना है कि अगर 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5 है, सो ये वाला जो नंबर है, ये जो इसकी पावर है, ये 4 से क्या रिमाइंडर देती है, यानी कि 3 की पावर 4 और 4 की पावर 5 का जब मैं 4 से रिमाइंडर निकालूंगा, सो व्हाट वुड बी द रिमाइंडर दैट आई वुड गेट?
सो उसी के बेसिस में लिख पाऊंगा कि ये 2 की पावर 4k है, या 4k प्लस 1 है, या 4k प्लस 2 की फॉर्म में, या 4k प्लस 3 की फॉर्म में। सो वो निकाल रहे हैं अभी हम। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सो 3 से 4 का रिमाइंडर क्या आता है, या तो +3 लिख लीजिए या फिर -1। अब -1 की पावर 4 की पावर 5 है, ये कैसी पावर है, इवन, ठीक है। और -1 की इवन पावर का मीनिंग क्या है, रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 1। सो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो नंबर है हमारा, ये 4 से रिमाइंडर आपका 1 दे रहा है, सो 4k प्लस 1। सो आंसर क्या होगा आपका 2 की पावर 4k प्लस 1। ये जो आपका बड़ा सा नंबर है, ये 2 की पावर 4k प्लस 1 की फॉर्म में। सो इसका मीनिंग है इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 2 की पावर 1 के सिमिलर होगी, जो कि आंसर होगा 2। सो इस क्वेश्चन को और भी खतरनाक बनाया जा सकता था, अगर मैं बोल देता इस क्वेश्चन में इसकी पावर 6 है, 5 की पावर 6 है, इसकी पावर 7 है, इसकी पावर 8 है। सो कुछ बच्चे क्वेश्चन देखते ही ऐसा मैं लिख देता इस क्वेश्चन में और ऐड करता, तो बच्चे देखते ही स्किप करते इस क्वेश्चन को। सो ये एग्जामिनर का बस यही होता है, वो बस आपको डराना चाहता है, क्वेश्चन ऐसा बनाएगा वो कि बस आप देखते ही क्वेश्चन छोड़ो, ठीक है। लेकिन वो तो हमें देखना है कि हम कहाँ से तैयारी करी है हमने, कि क्या रिसोर्सेज हमने रेफर करे हैं, कि हम क्विकली इस क्वेश्चन को विद इन टाइम लिमिट कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AB plus BC plus CD plus DA is, क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ABCD, और इसमें ऑप्शंस को देखें तो हर जगह BD का मेंशन है, तो BD भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा BD डायगोनल है। So AB plus BC plus CD plus DA is less, greater, less than, equal to। So जब भी ऐसी कंडीशंस दिखे, so आपको एक चीज याद आ गई होगी कि हमें एक कंडीशन क्या होती है ट्राइंगल की, कि सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सो ये हमारी बेसिक कंडीशन होती है जो कि आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल से, ठीक है। सो उसी कंडीशन का यूज है इस क्वेश्चन में। अगर हम पहले AB और AD को उठाएं, ठीक है, सो अगर इस वाली कंडीशन की बात करें, ट्राइंगल ABD की बात करें, सो इसमें दो साइड्स उठाएं, AB और AD। सो AB प्लस AD जो है वो किससे बड़ा होना चाहिए, BD से बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम दूसरा ट्राइंगल उठाए, ट्राइंगल BCD, अब इस कंडीशन में लेंगे हम ये जो बची हुई साइड्स है BC और CD। सो इसमें क्या होगा, BC प्लस CD जो है वो भी मेरा BD से बड़ा होना चाहिए, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। सो मेरी एक इक्वेशन तो ये बन गई, और एक इक्वेशन ये बन गई, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा मैं तो क्या बनेगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA आपका ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ BD, ठीक है। और सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सो क्वेश्चन बहुत इजी था ये वाला, बिल्कुल बस आपको बेसिक प्रॉपर्टी पता होगी तो आप एकदम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। बस ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जब जिनके फिगर बनाते हैं ना, तो फिगर बनाने से आपको बहुत क्लैरिटी हो जाती है। सिमिलरली टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस होते हैं, उनकी अगर आपने अच्छा सा डायग्राम बनाया, सो डायग्राम बनाते ही आपको क्लैरिटी हो जाएगी क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question says Aman's expense is 30% more than Vimal's expense and Vimal's expense is 10% less than Raman's expense। ठीक है, सो अगर हम बेस किसको लें, हम यहाँ पे विमल से कंपैरिजन है और यहाँ पे विमल का कंपैरिजन किससे, रमन से। सो हम रमन को बेस लेके चलते हैं। हमेशा देख याद रखो, अगर मैं अमन को 100 लूंगा, सो विमल की वैल्यू मेरे लिए निकालना मुश्किल होगा। सिमिलरली अगर मैं विमल को 100 लूंगा, सो मेरे लिए रमन की वैल्यू निकालनी मुश्किल होगी। सो बेस उसको लेकर चलो जो कि वैल्यूज आगे वाली आने वाली चीजों के लिए इजी बना दे। तो रमन की अगर वैल्यू 100 है, सो विमल के एक्सपेंस उससे 10% कम है, सो विमल 90 हो जाएगा। और अमन के एक्सपेंस 30% ज्यादा है विमल से, सो अमन के क्या हो जाएंगे 90 प्लस 30% ऑफ 90, सो 90 प्लस आपका क्या हो जाएगा 27, सो ये आपका हो जाएगा 170। इफ सम ऑफ देयर एक्सपेंसेस 6447, सो 6447 है, तो ये सारे आपके रेशियो टर्म्स में अभी ले रखे थे मैंने, इनके सामने x लगा लेते हैं, ठीक है। सो ये होगा आपका 190x प्लस 117x आपका किसके इक्वल दे रखा है 6447 के।
सो इसको करेंगे हम। सो ये बनेगा आपका 290 और ये होगा 307x आपका 6447 के इक्वल है। x की वैल्यू क्या होगी, डिवाइड करते 307 2 जा करेंगे तो 614 आएगा। सो 2 और 30 बचेगा और 7 कैरी फॉरवर्ड होगा तो 307 तो 21। x की वैल्यू आ गई 21। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट वुड बी अमन एक्सपेंस। अमन का है 117x, सो हमें निकालना है 117 इंटू 21। इसका इजी तरीका क्या है, पहले इंटू 20 करो फिर +1 कर लो। सो 117 इंटू 20 करेंगे, सो ये कितना आएगा हमारा 2340 और उसमें 117 प्लस ऐड कर लेंगे, सो ये आएगा 2457 विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, सो आपको इस क्वेश्चन में टाइम सबसे बचाने का तरीका ये था कि हमें बेस किसको लेना है। अगर हम करेक्ट चॉइस करते हैं बेस की, करेक्ट चॉइस करते हैं बेस की, सो उससे आपका क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है। अगर आपने विमल या अमन को 100 लिया होता तो आपकी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। So last question says A, B and C are situated at bank of Yamuna river which is flowing at constant speed. B is at an equal distance from A to C. So इसका डायग्राम बना लेते हैं। B आपका A और C के बीच में है। So यहाँ पे C हो गया आपका और यहाँ पर आपका A हो गया। ठीक है, Ravi takes 12 hours to swim from A to B and B to A. So यहाँ से जाके और यहाँ पे आने में इसको 12 hours लगते हैं। अब डाउनस्ट्रीम कौन सा अपस्ट्रीम कौन सा हमें ये नहीं पता है। Also it takes 8 hours to swim from A to C downstream. मतलब A to C में जा रहा है तो ये इसको पूरे 8 hours लग रहे हैं और ये डायरेक्शन आपका डाउनस्ट्रीम में है। सो मतलब आपका ये वाला डायरेक्शन कौन सा होगा, ये जो इस तरफ का डायरेक्शन है वो आपका अपस्ट्रीम का डायरेक्शन होगा। What is the ratio of speed of Ravi in still water to speed of stream if Ravi swim from A to B then and then to C in the direction of water? ठीक है, so इसका मीनिंग है मतलब हमें बताना है कि रवि की स्पीड का रेशियो इज टू स्ट्रीम या फिर वाटर की स्पीड का रेशियो बताना है। ठीक है, इनकी स्पीड्स का रेशियो बताना है हमें। सो इसके लिए सबसे बेसिक तरीका क्या होता है, हम सबसे देखते हैं कि हमारा टाइम, अगर उसने पूरा ये वाली जर्नी जो है, ये जर्नी पूरी उसने 8 आवर्स में करी है तो हाफ जर्नी यानी कि ए टू बी की जर्नी इसने 4 आवर्स में कंप्लीट करी होगी। ठीक है, ये बात तो सब मानते हैं क्योंकि इसने इक्वल डिस्टेंस चला है, ए टू बी इक्वल है बी टू सी के, मतलब जो डिस्टेंस ए बी है वही डिस्टेंस बी सी है। सो अगर ये पूरा डिस्टेंस इसने 8 आवर्स में चला है तो ये 4 आवर्स में चला है और ये भी 4 आवर्स में चला है इसमें। सो ए टू बी का डिस्टेंस हमें डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस हमें टाइम पता चल गया 4 आवर्स। सो और लेकिन एक कंडीशन और दे रखी है कि रवि को 12 घंटे लगते हैं ए टू बी और बी से ए आने में, मतलब इसको डाउनस्ट्रीम यहाँ जाने में 4 घंटे लगे होंगे और 8 घंटे इसको वापस आने में लगे होंगे। अब आपको पता है कि ए से बी में डिस्टेंस तो सेम है, दो केसेस बनेंगे, जब वो ए से बी गया और जब वो बी से ए वापस आया। जब वो ए से बी गया तब उसको 4 घंटे लगे और जब वो बी से ए आया तब उसको 8 घंटे लगे। डिस्टेंस सेम है, एक बार वो डाउनस्ट्रीम चला है और एक बार वो अपस्ट्रीम चला है। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो आ जाएगा। अब आपका टाइम का रेशियो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की बात करें, अगर टाइम का रेशियो आपका जो है वो क्या है 4:8 है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा 8:4, यानी कि आपके डाउनस्ट्रीम, आपकी जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है और अपस्ट्रीम स्पीड है उसका रेशियो 8:4 यानी कि 2:1 हो। ठीक है, यहां से हमें ये पता चल गया। अब डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, रवि की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, रवि की स्पीड प्लस ये रवि हो गया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिवर प्लस, और अपस्ट्रीम क्या होता है रवि माइनस रिवर, इन दोनों की स्पीड ये 2:1 है और हमसे रवि की स्पीड अपॉन रिवर की स्पीड पूछे, स्ट्रीम या रिवर कह लीजिए इसको, जो भी कह लीजिए। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या वो लगा लीजिए कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा लीजिए। सो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो उससे क्या होगा, ये तो आपका बन जाएगा ट्वाइस ऑफ रवि स्पीड अपॉन ट्वाइस ऑफ रिवर स्पीड इज इक्वल टू आपका बन जाएगा 2+1 अपॉन 2-1, जो की हो जाएगा 3:1 विच इज ऑप्शन सी 3:1। सो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक बताया, आपको बस देखना है इसमें कि आपको स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट करना है कि ये वाला डिस्टेंस तो उसने 4 घंटे में चला होगा, उसका मीनिंग है कि 8 घंटे उसने अपस्ट्रीम में लिए होंगे। सो हमारे पास टाइम का रेशियो आ गया, यूजिंग टाइम का रेशियो हमने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड का रेशियो निकाल लिया।
अब डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का रेशियो आ गया, फिर हमने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा के दोनों की स्पीड का रेशियो निकाल ली जो कि क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, सो क्वेश्चंस इस पेपर में काफी इजी रहे थे। सो और आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे जिनमें आपको थोड़ा टाइम कंज्यूम हो गया होगा आपका, लेकिन ओवरऑल पेपर का लेवल इजी ही रहेगा आपका आईआईपीएम रोहतक एग्जाम में। सो आई एक्सपेक्ट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपने चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।